वेलकम बैक इन माय आरडी केमिस्ट्री चैनल। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था स्पेस लैटिस और यूनिट सेल के बारे में। तो आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स के नाम, उनके अंदर कौन कौन से यूनिट सेल्स हैं, एज लेंथ और एंगल्स और एग्जांपल्स के साथ इस लेक्चर में मेरे साथ आप पढ़ेंगे। देखिए, थोड़ा सा ये एक टेक्निक से लर्न करने वाला क्वेश्चन है, ऐसे थोड़ा मुश्किल है इसको याद करना। टेक्निक बताऊंगा, वो टिप्स आप याद कर लें, उससे आपको याद हो जाएगा। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम कौन कौन से हैं? देखो, क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरहोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक and the last is ट्राइक्लिनिक। तो these are the 7 क्रिस्टल सिस्टम्स आपके सामने लिखे हुए हैं, याद कर लें। नहीं तो शॉर्ट टिप्स देने जा रहा हूं, उससे देखो ध्यान से। वो क्या शॉर्ट टिप्स है? देखो, इनका फर्स्ट लेटर याद कर लें, CTORHMT। तो सी क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। तो 7 ये इनके शॉर्ट टिप्स के साथ बताया गया है। पॉसिबल वेरिएशन देखेंगे तो कौन कौन से यूनिट सेल है उनकी बात करने जा रहे हैं। तो इसमें प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव यूनिट सेल सभी में बिलोंग करता है। सभी 7 के अंदर प्रिमिटिव यूनिट सेल प्रेजेंट रहेगा। देन इसके अंदर प्रिमिटिव, फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड। इसमें प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड, इसमें प्रिमिटिव, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। इसमें प्रिमिटिव, इसमें एंड सेंटर्ड और इसमें प्रिमिटिव। तो कुल मिला के ये 14 पॉसिबल वेरिएशंस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। These 14 possible variations are known as ब्रेविस लैटिसेस, जिनको आप आगे लिखेंगे। एक्सियल लेंथ की बात करें, एज लेंथ की बात करें, तो इसमें तीनों एज लेंथ सेम है। A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। इसमें A इज इक्वल टू बी विच इज नॉट इक्वल टू सी। इसमें A इज नॉट इक्वल टू बी विच इज नॉट इक्वल टू सी। देन इसको फर्दर रिपीट करेंगे, A इज इक्वल टू बी विच इज इक्वल टू सी। फिर इसको रिपीट करिए, A इज इक्वल टू बी विच इज नॉट इक्वल टू सी। देन फर्दर आप इसको रिपीट करें, A इज नॉट इक्वल टू बी विच इज नॉट इक्वल टू सी, और इसको फर्दर रिपीट कर लें लाइक दिस। थोड़ा याद करना मुश्किल है इनको, लेकिन फिर भी शॉर्ट टिप्स के साथ याद करें। इनका टिप्स मैंने बता दिया, अब इसका भी टिप्स देख लें। तो इसमें कितने आ रहे हैं? पहले 3, राइट, 3 2, फिर 2 आ गए। इसमें 4 आ रही है वेरिएशन, 4 लिख लीजिए। इसमें 1 1, इसमें दोबारा 1 1, फिर 2 2, फिर 1। तो ये आप सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं। 324 324 11 21 ऐसे याद करते हैं बच्चे। आप याद रखें, 324 11 21। 21 ए का मतलब एक ही यूनिट सेल है, 4 का मतलब 4 यूनिट सेल्स आर देयर। और इनका जो हमने शॉर्ट टिप्स बनाना है वो कैसे बनने वाला है? इसमें देखिए, कोई भी यहाँ पे हमने क्रॉस नहीं किया तो हमने 0 लिख दिया। इधर हमने A क्रॉस किया, 1 कर दिया। इस साइड आपने 2 क्रॉस लगाया तो 2 कर दिया। इधर आपने कोई भी क्रॉस नहीं लगाया, 0। इधर आपने 1 क्रॉस लगाया, 1। इधर आपने 2 क्रॉस लगाए, 2। इधर आपने फर्दर 2 क्रॉस लगाए। तो मतलब देखो, 0 1 2 0 1 2। फिर इनको तीनों को रिपीट करना है, 0 1 2, और इसको फर्दर ऐसे लिख लो। ये छोटा सा टिप्स है, इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम कुछ एंगल्स लेंगे। एंगल कैसे हैं? अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसके अंदर क्या रहेगा? अल्फा इज इक्वल टू बीटा विच इज इक्वल टू गामा विच इज इक्वल टू 90 डिग्री।
3 बार आपने इसको रिपीट करके लिखना है, सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें लिखे अल्फा इज इक्वल टू बीटा विच इज इक्वल टू गामा विच इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और आपके पास हेक्सागोनल है, इसमें दो एंगल बराबर है, अल्फा और बीटा 90 के बराबर और गामा रहेगा 120 के बराबर। और आपके पास मोनोक्लिनिक की बात करें तो इसको रिवर्स कर दें, अल्फा इज इक्वल टू गामा और बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री और 120 के बराबर भी रहता है। और ट्राई क्लिनिक में कोई भी एंगल बराबर नहीं है, तीनों एंगल अनइक्वल है और कोई भी एंगल 90 के बराबर भी नहीं है। अब हम इनकी कुछ ये एंगल्स आपको याद करने पड़ेंगे, तीनों देखो सेम है। और लास्ट वाला ये देखो कोई भी इक्वल अनइक्वल लिखा हुआ यहाँ पे, और थोड़ा सा याद कर लें और कुछ एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल आ जाएगी क्यूबिक में NaCl और जिंक सल्फाइड की, और भी लिख सकते हैं बड़ी सारी। टेट्रागोनल की अगर हम बात कर लें तो इसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल बनने वाली है वो है कैल्शियम सल्फेट या व्हाइट टिन, उसको भी लिख सकते हैं। आर्थोरोम्बिक की बात कर लें तो रोम्बिक सल्फर, आपने कहीं सुना होगा छोटी क्लास में, रोम्बिक सल्फर। देन यू हैव रोम्बोहेड्रल, इसमें आप लिख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट एंड देन पोटेशियम नाइट्रेट, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। देन यू हैव हेक्सागोनल, तो हेक्सागोनल की बात करेंगे तो ग्रेफाइट हैज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल शीट लाइक स्ट्रक्चर था, पढ़ा था आपने। मोनोक्लिनिक की अगर बात कर लें तो इसमें हमारे पास मोनोक्लिनिक सल्फर की एग्जांपल आप डाल सकते हैं, और बड़े सारे एग्जांपल हैं। और ट्राइक्लिनिक की बात करें तो इसमें पॉपुलर एग्जांपल है कॉपर सल्फेट 5 टाइम वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये डिस्कशन हमारी रही यहाँ पे विद शॉर्ट टिप्स के साथ रही। अब इस डिस्कशन के ऊपर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेने वाले हैं, वो सुने ध्यान से। क्वेश्चन देखिए क्या है। तो यहां पे हमारे पास पहला क्वेश्चन बनता है कि इन 7 क्रिस्टल सिस्टम में से विच इज द मोस्ट स्टेबल, तो वो है क्यूबिक। क्यूबिक इज द मोस्ट स्टेबल क्रिस्टल सिस्टम। कारण क्योंकि इसमें तीनों जो आपके एजेस हैं वो बराबर हैं और तीनों एंगल भी बराबर हैं और है भी 90 के। इस तरीके की जो ज्योमेट्री या शेप बनेगी वो काफी स्टेबल होगी। और लीस्ट स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल क्रिस्टल सिस्टम इज ट्राइक्लिनिक। क्यों? क्योंकि ट्राइक्लिनिक का जो पैरामीटर है वो क्यूबिक पैरामीटर से अपोजिट है। क्या अपोजिट? इसमें तीनों एजेस बराबर, इसमें कोई भी एजेस इक्वल नहीं है। ए इज नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी। इसमें तीनों एंगल बराबर है 90 के और इसमें कोई भी एंगल इक्वल नहीं है और कोई भी एंगल 90 के बराबर या 90 के बराबर भी नहीं होगा। तो ये आपका पहला यहाँ पे क्वेश्चन शॉर्ट आंसर बनता है, स्टेबल क्रिस्टल सिस्टम इज क्यूबिक और लीस्ट स्टेबल इज ट्राइक्लिनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इस डिस्कशन पे बनेगा कि कौन सा हमारा क्रिस्टल सिस्टम ऐसा है जिसमें 4 यूनिट सेल बिलोंग करते हैं। तो वो है आर्थोरोम्बिक। देख लो 1 2 3 4, इस क्रिस्टल सिस्टम में चारों के चारों यूनिट सेल बिलोंग करते हैं। सो आर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम में देयर आर 4 यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट। 4 यूनिट सेल्स, चारों के चारों, और कोई भी ऐसा क्रिस्टल सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट है हाउ मेनी पॉसिबल वेरिएशंस, हमने पहले गिनी भी थी, आप इनको गिन भी सकते हैं। तो देयर आर 14 possible variations known as Bravais lattices. So there are 14 Bravais lattices are possible. इसके साथ साथ आप एक अलग से आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक। क्या डिफरेंस है? देख लो इनके जो एजेस हैं उनमें भी फर्क है और इनके एंगल्स में भी फर्क है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है विद शॉर्ट टिप्स के साथ, एग्जांपल्स के साथ। ज्यादा इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आसान तरीके से याद करें, कोई इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनने वाला है वो है क्लोज पैकिंग इन द सॉलिड्स।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पैकिंग इन सॉलिड्स। तो सारे जानते हैं कि पैकिंग इन सॉलिड्स को डिस्कस करने के लिए हमें पता है कि किसी भी सॉलिड के अंदर रहेंगे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम एटम्स, आयन्स, मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। आज का जो क्वेश्चन है पैकिंग इन सॉलिड की बात करें तो ये बेसिकली मेटेलिक सॉलिड की बात हो रही है। क्रिस्टलिन की 4 टाइप थी, चारों टाइप्स आपने सीख ली हैं, उसमें से हमने ली मेटेलिक सॉलिड्स की बात करेंगे। तो पैकिंग इन मेटेलिक सॉलिड ये डिस्कशन चल रही है। आप आयनिक सॉलिड भी कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मेन फोकस रहेगा मेटेलिक सॉलिड के ऊपर। अब मेटेलिक सॉलिड किसका बना है? मेटल के एटम्स का बना है। पैकिंग में होता क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के अंदर, वो अपने आप को ट्राई करते हैं कि वो क्लोजली पैक करें। क्या होगा क्लोजली पैक करने से? जितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने आप को क्लोजली पैक करने की कोशिश करेंगे, उतना ही सॉलिड जो है वो हमारा स्टेबल होगा, हार्ड होगा और उसकी डेंसिटी भी हाई होगी, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा। मतलब ये पॉइंट जितने मैंने यहाँ पे बोले ये सारे पैकिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जितनी अच्छी पैकिंग होगी उतना ही स्टेबिलिटी, हार्डनेस, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट भी क्वाइट हाई होगा। तो पैकिंग को सीखने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को स्फीयर्स मान लेंगे। अब एक सॉलिड के अंदर बड़े सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, सभी को आपने स्फीयर्स मान लिया। सारे स्फीयर्स आइडेंटिकल साइजेस के हैं, एक जैसे हैं, हार्ड स्फीयर्स हैं। पैकिंग को सीखने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को स्फीयर्स इसलिए मानते हैं क्योंकि पैकिंग ऐसे एटम बड़ा छोटा सा है, वो दिखेगा नहीं, तो स्फेरिकल शेप से हम पैकिंग को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो पैकिंग सीखने के लिए पैकिंग बेसिकली जितने भी सॉलिड्स हैं उनके जो स्ट्रक्चर्स आपने पढ़े, जैसे आपने पीछे पढ़ा क्यूबिक, आर्थोरोम्बिक, 7 क्रिस्टल सिस्टम मैंने पढ़ाया आपको। तो वो जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो सारे के सारे स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल हैं। तो पैकिंग भी 3 डायमेंशनल में आपको पढ़नी पड़ेगी। लेकिन 3 डायमेंशनल पैकिंग को पढ़ने से पहले आपको पहले 1 डायमेंशनल, फिर 2 डायमेंशनल, फिर 2 डायमेंशनल को हम 3 डायमेंशनल में कन्वर्ट करेंगे। तो लेट अस टेक 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इसमें क्या होगा, देखो ये एक हाइपोथेटिकल सी बात है, कोई भी सॉलिड की ऐसी एग्जांपल नहीं है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट को अडॉप्ट करते हैं। हमने 1D को 2D में चेंज करना है, 2D को 3D में, और वो फाइनल होगा। तो देखिए 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग सीखने से पहले हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को आपने स्फीयर्स माना हुआ है। इस पैकिंग में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि आपको एक रो बनेगी। कैसे? देखो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, दिस इज 1 स्फीयर, दिस इज 1 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, लाइक दिस। ये 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग आ गई, एक ही एक्सिस ऐसे 1 डायमेंशनल है और एक रो बनी। तो ड्यू इन दिस, आप क्या लिखेंगे इसमें? In this type of close packing, constituent particles arrange themselves in such a way a row is formed. तो हमारे पास रो बनी और रो इज फॉर्म्ड। सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर का, जो कि आपको बाद में सिखाना है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नियरेस्ट नेबरर्स ऑफ ए पार्टिकल। जैसे बोल सकते हैं नियरेस्ट नेबरर्स ऑफ ए पार्टिकल, आगे डेफिनेशन लिखेंगे हम। नियरेस्ट नेबरर्स ऑफ ए पार्टिकल, या ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर मींस नंबर ऑफ स्फीयर्स टचिंग टू अ पर्टिकुलर स्फीयर। जैसे हम इस स्फीयर की बात करें तो इसको 2 स्फीयर, दिस वन एंड दिस वन, डायरेक्टली टच कर रहे हैं, ये इसको टच नहीं कर रहा है, तो इस स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 2। अगर इसकी बात करें तो इसको भी 2 टच कर रहे हैं, इसकी बात करें इसको भी 2 टच कर रहे हैं, इसकी बात करें इसको 1 और 1 रो, इतनी सी नहीं रो, आगे भी है, एक लंबी रो है। तो हर स्फीयर को 2 स्फीयर डायरेक्ट
टच करते हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ इन वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इज 2. So coordination number in one dimensional close packing is 2. So this is one dimensional close packing. क्या हुआ, जो कांस्टेंट पार्टिकल थे, जो स्फीयर्स थे, वो अपने आप को अरेंज करके एक रो को जनरेट किया. अब इस वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को हम कन्वर्ट करेंगे टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में. सेकेंड टाइप हमारी है टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग. इसको सीखने के लिए आपको पहले वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग लेनी पड़ेगी. तो इस पैकिंग को अगर देखें तो इट कैन बी ऑब्टेन्ड इन टू वेज. कौन से दो तरीके हैं वो, एक है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और दूसरी है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. देखो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एक 3D में भी होगी, उसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है. तो टू टाइप ऑफ मतलब टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग दो तरीके से मिल सकती है, एक स्क्वायर से और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से. तो वन बाय वन करके हम दोनों को पढ़ लेते हैं. यहाँ पे देखिए ध्यान से. स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होगा, आपको पहले वही वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग लेनी है, मतलब कांस्टेंट पार्टिकल्स आर टू बी अरेंज्ड इन सच अ वे दैट अ रो इज फॉर्म्ड. दिस इज वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग. टू डायमेंशनल और स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनाने के लिए मुझे क्या करना है, ये आगे एक रो, सेकंड रो के जो पार्टिकल है वो डायरेक्टली कहां रखने हैं, बिलो द स्फीयर्स ऑफ द फर्स्ट रो, डायरेक्टली बिलो ऐसे. एंड थर्ड रो कैसे बनानी है, डायरेक्टली वो सेकंड रो के नीचे जो स्फीयर्स हैं थर्ड रो के, वो सेकंड रो के नीचे रख देने ऐसे. एंड सो ऑन, आप आगे भी चल सकते हैं. तो इन शॉर्ट हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग कैसे बनती है, व्हेन द स्फीयर्स ऑफ द एडजेसेंट रोज लाइज डायरेक्टली वन ओवर अदर. ये इस रोज के ऊपर दूसरी रो, फिर तीसरी रो, सीधे सीधे इसको एक्सटेंड करेंगे तो हम इसे बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D. बनी कैसे मैंने बता दिया. सेकंड, इस तरीके की अलाइनमेंट को हम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी बोलते हैं. हॉरिजॉन्टल क्यों अलाइनमेंट, देखो वर्टिकली मतलब नीचे की तरफ ही शीट एक्सटेंड कर रही है, और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लेफ्ट से राइट की तरफ, मतलब आगे भी स्फीयर्स होंगे ऐसे, तो हॉरिजॉन्टली भी एक्सटेंड कर रही है. तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को अडॉप्ट करती है. इस पैकिंग की बात करें तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर जो हम अगले लेक्चर में डिटेल में डेफिनेशन एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे. तो देखें यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर मींस नंबर ऑफ स्फीयर्स टचिंग टू अ पर्टिकुलर स्फीयर. अगर इसकी बात करें, इस स्फीयर को एक स्फीयर ये टच कर रहा है, दूसरा स्फीयर ये आ गया, थर्ड स्फीयर ये आ गया, दिस इज फोर्थ. चार स्फीयर इस स्फीयर को डायरेक्टली टच कर रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, 4. तो अगर आप इनके सेंटर पॉइंट ऐसे कनेक्ट कर लें, एक शेप बन जाएगी, शेप का नाम होगा स्क्वायर. 4 साइडेड ज्योमेट्रिकल शेप ऐसे बनी, इक्वल साइड्स हैं सारी, तो ये स्क्वायर बना, और इसीलिए आप इस पैकिंग का नाम भी स्क्वायर क्लोज पैकिंग देते हैं. तो दिस इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसे बनेगी, इसके लिए भी आपको पहले वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग लेनी पड़ेगी. क्या है वो, देखो एक रो बना लो पहले लाइक दिस. इसमें और इसमें फर्क है कि इसमें जो सेकंड रो आएगी वो कहां रखने हैं, उसकी जो पार्टिकल है, जो स्फीयर्स है, वो कहां रखने हैं. जो डिप्रेशन बनेंगे बीच में, जो स्पेस बनेगी यहाँ पे, इधर इधर इधर, तो हम यहां पे छोड़ देते हैं. द स्फीयर्स ऑफ एवरी सेकंड रो आर टू बी प्लेस्ड इन द डिप्रेशंस formed between the spheres of the first row. और थर्ड रो कहां छोड़नी है, डायरेक्टली बिलो द फर्स्ट रो. Spheres of the third row are to be placed directly below
the spheres of, you can say ऐसे। जी आ गया। अब अगर हम बात करते हैं दोनों में फर्क ये था, उसमें वर्टिकल बिल्कुल नीचे, फर्स्ट रो के नीचे, सेकंड रो के नीचे, थर्ड। इसमें क्या था, फर्स्ट रो बनी, सेकंड रो के पार्टिकल, जो फर्स्ट रो आ गई, सेकंड रो के पार्टिकल कहां छोड़े, जो डिप्रेशन बनी, बीच में स्पेस बनी, वहां पे छोड़े, यहाँ पे इस तरीके से। अब इसमें अगर हम बात करते हैं व्हाट इज दी कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बनेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर अभी बताया कि एक स्फीयर को डायरेक्टली कितने स्फीयर टच करते हैं, तो हम इस स्फीयर की बात कर लेते हैं, इसको एक स्फीयर ये टच कर रहा है यहाँ पे, दूसरा स्फीयर ये टच कर रहा है, देन थर्ड स्फीयर ये टच कर रहा है, फोर्थ स्फीयर इसको ये टच कर रहा है यहाँ पे, फिफ्थ स्फीयर ये टच कर रहा है और सिक्स ये कर रहा है। तो 6 spheres are touching to this particular sphere directly. So coordination number in hexagonal close packing in 2D is 6. तो अगर हम इनके सेंटर पॉइंट ऐसे कनेक्ट कर लें आपस में, तो हमारे पास एक शेप बनेगी लाइक दिस। शेप बनी हेक्सागन की तरह, 6 साइडेड ज्योमेट्रिक शेप है, तो इसलिए आप इसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का नाम भी दे देते हैं। तो ये रही 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, दो तरीके से बनती है, बताई गई है। अब हम 2D को चेंज करेंगे 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में। लेकिन बिफोर वी गो टू द 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, हमें ये सीखना है कि 3D, हम देखो 2D हमने कहां से बनाई, 1D से, अब 3D कहां से बनेगी, 2D से। अब जब 2D से बननी है तो इन दोनों में से हमने कौन सी पैकिंग सिलेक्ट करनी है 3D के लिए, वो देखो ध्यान से। हम उसको सिलेक्ट करेंगे विच इज मोर क्लोज्ड, जिसमें पैकिंग अच्छी है, जिसमें खाली स्पेस या एम्प्टी स्पेस बड़ी कम है। तो दोनों को अगर ध्यान से देखेंगे, देखो यहाँ पे कितना बड़ा वॉइड है, ये होल है, इधर वॉइड छोटे छोटे हैं। तो आउट ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग विच इज मोर स्टेबल, हेक्सागोनल, which is more closed packing, hexagonal. That's why we'll convert hexagonal close packing in 2-dimensional into 3-dimensional close packing. इसको हम 3D में चेंज करेंगे। ये मेरे पास अब है तीसरा, that is 3-dimensional close packing in solid। 3-dimensional close packing को सीखने के लिए आपको पता है कि हम 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग लेंगे। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग भी दो टाइप की थी, एक स्क्वायर थी, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी। उन दोनों में से जो एफिशिएंट थी वो थी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, उसको हमने यहाँ पे ले लिया हुआ है। सो दिस इज अ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे पास बड़ी सारी रोज है, एक रोज ये आ गई, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। रोज की कॉम्बिनेशन से बनती है लेयर्स। तो सपोज ये एक लेयर आ गई ए, सो these are the spheres which belong to layer A। लेयर ए को ये स्फीयर बिलोंग करते हैं। अब इस लेयर में आप थोड़ा ध्यान से देखें, जो कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर आती है, इसमें दो तरह के वॉइड्स हैं। एक वॉइड ये आ रहा है, दिस वन, अब थोड़ा ध्यान से देखें, दिस वन, देन दिस वन। आप इन वॉइड को देखो, ये वॉइड्स ट्रायंगुलर इन शेप्स, ट्रायंगुलर इन शेप। और दूसरा है, आप देखिए ये ट्रायंगुलर तो है, लेकिन इसका ट्रायंगुलर जो अपेक्स है वो अपवर्ड है, अपेक्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ अपेक्स। और दूसरी तरह के वर्ड देखें, दिस वन, हेयर, हेयर एंड हेयर, इनका जो अपेक्स है वो डाउनवर्ड है। तो दो तरह के ट्रायंगुलर वर्ड्स हैं, एक में अपेक्स अपवर्ड है, एक में अपेक्स डाउनवर्ड है। सपोज करिए कि हमारे पास जो ट्रायंगुलर वर्ड है जिनका अपेक्स डाउनवर्ड है, उनको आपने लेटर ए से लिख लिया। तो दिस इज वर्ड ए, दिस इज वर्ड ए, दिस इज वर्ड ए, दिस इज वर्ड ए हैविंग अपेक्स डाउनवर्ड। दूसरी टाइप जिसमें अपेक्स अपवर्ड है, उनको हम डिनोट करेंगे लेटर बी के साथ। ये हमारी अपनी एक डेजिग्नेशन है, आप किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं। लेटर बी, वर्ड बी से नोट किया गया, ये बी आ गया, लेटर बी आ गया। सो दिस इज वन लेयर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। अब हम इसको 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में चेंज करने जा रहे हैं। ये एक लेयर है, अब इसके ऊपर हम दूसरी लेयर रखेंगे। दूसरी लेयर रखने का फायदा क्या है कि हम जितने भी वॉइड्स हैं उनको बंद करेंगे, उनको कवर करेंगे और पैकिंग को क्लोज करेंगे।
तो दिस इज लेयर 1। इसके ऊपर अभी आपने दूसरी लेयर रखनी है। दूसरी लेयर रखने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप वॉइड बी को कवर करिए और दूसरा तरीका है कि आप वॉइड ए को कवर करिए। हमारे पास चॉइस है। मैंने क्या किया, पहले वॉइड ए के ऊपर सफेद छोड़ दिया, वॉइड ए के ऊपर सफेद छोड़ दिया, ऐसे सफेद छोड़ दिया। तो वो आप जहां पे देखें, ये वर्ड जहां पे ए था इसके ऊपर आपने एक सफेद रखा है, मैंने इसको ग्रीन पेन से लिखा हुआ है, तो ये आपको थोड़ा अंडरस्टैंड हो जाएगा। ये वर्ड ए था, मैंने इसके ऊपर सफेद छोड़ दिया, अब ये वर्ड यहाँ पे कवर हो गया। ये वर्ड हमारा ए था, इसके ऊपर भी मैंने एक सफेद छोड़ दिया। दिस वन इज ए, इसके ऊपर भी सफेद छोड़ दिया। दिस वन एंड दिस वन इज आल्सो ए, तो इन दोनों के ऊपर मैंने सफेद छोड़ दिया। अब ए वर्ड्स हमारे कवर हो चुके हैं और जो लेयर बनी हमारे पास, पहली लेयर थी ए और दूसरी लेयर जो बनी वो बनी बी। लेयर ए एंड लेयर बी। लेयर ए कौन सी है, जो आपने ब्लैक पेन से लिखी है, और लेयर बी कौन सी, जो हमने ग्रीन पेन से लिखी है। अब ऐसा करने से हमारे पास लेयर बी के ऊपर दो तरह के वर्ड बन रहे हैं। तो एक वर्ड आप इसको देखो, ये यहाँ पे पहले नहीं था, आप देखो ध्यान से, इस स्फीयर के ऊपर बना हुआ है ये वाला वर्ड। और तीन जो ग्रीन स्फीयर है इनके अंदर बना हुआ, इसके ऊपर और तीन जो उसके ऊपर ग्रीन स्फीयर उनके बीच में जो बना हुआ है। जैसे मेरे पास एक स्फीयर है, इसके ऊपर अगर मैं तीन स्फीयर रख दूं ऐसे करके, तो बीच में जो वर्ड बनेगा उस एक तो वो वर्ड है। इस वर्ड को हम क्या बोलेंगे, इस वर्ड को ध्यान से देखें, इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड। क्यों? बिकॉज दिस वर्ड, देखो ध्यान से, यहां पे भी देख सकते हैं, ये एक सफेद आ गया, ये वाला सफेद आ गया, और ये दिस वन जो ऊपर वाली लेयर के सफेद है, सफेद बी के, लेयर बी के सफेद है जी वाले, दिस इज दी वर्ड। ये जो वर्ड जहां पे बना है, ये वर्ड चार सफेद से सराउंडेड है, इसलिए हम इस वर्ड का नाम टेट्राहेड्रल वर्ड दे रहे हैं। फिर भी ज्योमेट्रिकली अगर आपने देखना है तो वो भी देख लीजिए। मान लो ये वाला जो वर्ड है, जो नीचे वाला वर्ड है, हमने इसको ऊपर ऐसे कॉर्नर दे दिया और तीन वर्ड, दो वर्ड जो आ गए, ये वाला वर्ड खत्म हो गया, अब दो बचे, ये आ गए दो वर्ड, और ये लास्ट वाला नीचे आ गया ऐसे। अगर हम इनको कनेक्ट करते हैं तो आपको एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन शेप भी मिलेगी। So why do you call this is a tetrahedral void? Because this void is surrounded by four spheres and four spheres are located at the corner of regular tetrahedron. तो ये हो गया टेट्राहेड्रल void, जहां पे भी बनेगा आगे बनेगा, बड़े सारे टेट्राहेड्रल void भी बनेंगे। अब बात चलती है दूसरे टाइप वर्ड की, सेकंड टाइप। आप देखिए ये वाला वर्ड, दिस वन, ये वर्ड पहले भी जहां पे है वर्ड बी, अभी भी ये वर्ड यहीं पे है बी, लेकिन यहां पे तीन सफेद से कनेक्टेड था, सराउंडेड था, सॉरी थ्री सफेद से सराउंडेड था, लेकिन अब इसमें जो तीन सफेद हैं वो दूसरी लेयर के हैं, जो हमने लेयर बी बनाई थी। एक ये सफेद आ गया, मान लो this is sphere and this is sphere. Now see this white. This white earlier तीन सफेद से सराउंडेड था, अब ये वर्ड छह सफेद से सराउंडेड है। और अगर इसको हम ज्योमेट्रिकली देखें तो दिस इज सफेद 1, दिस इज 2, दिस इज ग्रीन 1 3, दिस इज ग्रीन 1 4। तो चार जहां पे सफेद आ गए, हमने चार पॉइंट जहां पे ऐसे लिख लिए, और एक सफेद प्लेन के ऊपर है, दिस वन 5, और एक सफेद प्लेन के नीचे है। ये वर्ड था यहाँ पे, और अगर इसको हम ऐसे कनेक्ट करें तो आपको एक शेप मिलेगी। 11th क्लास में शेप पढ़ी है, शेप का नाम है ऑक्टाहेड्रल। Therefore this word is called as octahedral void and this word is called as tetrahedral void। तो क्या सीखा, लेयर ए में ट्रायंगुलर वर्ड थे, लेयर बी जैसे हमने ए के ऊपर रखी तो दो तरह के वर्ड बने, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड। अभी हम ये देख लेते हैं कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो सेकंड लेयर के साथ बने वो कितने बने। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल्स, टेट्राहेड्रल वर्ड्स
कितने बनते हैं वो देख लेते हैं। अब टेट्राहेड्रॉइड देखो कहाँ बना, ये स्फीयर आ गया, ये मान लो ये स्फीयर आ गया। जब मैंने इसके ऊपर 3 स्फीयर रखे ग्रीन वाले सेकंड लेयर वाले, ये 3 सेकंड वाले, 3 बस सेकंड लेयर वाले स्फीयर 3 है वो, इस इनके अंदर मतलब 1 ये और 3 वो, इनके अंदर जो व्हाइट बना वो है टेट्राहेड्रल। तो इस स्फीयर के एक ऊपर टेट्राहेड्रॉइड बनेगा, जब 3 हम इसके नीचे रखेंगे दूसरी लेयर, उस वो यहाँ नीचे भी वो व्हाइट बनेगा, टेट्राहेड्रल बनेगा वो। तो स्फीयर एक है, व्हाइट 2 बने, एक टॉप पे और एक उसके नीचे बना। तो मतलब नंबर ऑफ टेट्राहेड्रॉइड डबल द नंबर ऑफ स्फीयर्स, ट्वाइस द नंबर ऑफ स्फीयर्स। और फिर देखते हैं नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रोइड्स कितने बने। ऑक्टाहेड्रोइड्स अगर टेट्राहेड्रोइड डबल बने, एक ऊपर बना और एक नीचे बना, तो ये जो पॉइंट है ये तो ऑक्टाहेड्रोइड है, जो जहां पे भी था और इधर भी है। ये अगर एक टॉप पे बना एक नीचे बना टेट्राहेड्रल, लेकिन ऑक्टाहेड्रल तो इसको एक ही मिल रहा है, तो मतलब अगर टेट्राहेड्रल डबल है तो ऑक्टाहेड्रल एक ही है, मतलब हाफ है। हाफ मतलब इसको 2 से डिवाइड करें तो क्या रहेगा, नंबर ऑफ स्फीयर्स। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल्स। तो टेट्राहेड्रोइड कितने बनेंगे, जितनी स्फीयर है उसका डबल कर देना है। 100 स्फीयर है तो टेट्राहेड्रोइड 200 बनेंगे, एक ऊपर एक नीचे। और अगर 100 स्फीयर है तो ऑक्टाहेड्रोइड भी 100 ही बनेंगे। सो दिस इज डिस्कशन अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ द वॉइड। लेकिन हमारा मेन टास्क है पैकिंग का। अब हम 2 लेयर्स बना चुके हैं, लेयर ए ये वाली जिसमें ट्रायंगुलर वॉइड बने थे ए बी, लेयर बी जो हमने ग्रीन स्फीयर से जहां पे रिप्रेजेंट की है, और इसमें 2 तरह के वॉइड बने, एक हमारे पास बना टेट्राहेड्रल और एक बना ऑक्टाहेड्रल। अब हमारे पास 2 चॉइसेस हैं तीसरी लेयर को रखने की। पहली चॉइस क्या है कि तीसरी लेयर को हम कहां रखें, टेट्राहेड्रोइड को कवर करो, जहां ये टेट्राहेड्रोइड है इसके ऊपर रख दो पूरा स्फीयर, इसके ऊपर। जैसे ये मेरे पास स्फीयर है तो नीचे वाला ब्लैक स्फीयर देखो, और जो टेट्राहेड्रोइड है वो इसके ऊपर और 3 के बीच में बन रहा है, तो यहाँ पे हम एक तीसरी लेयर बनाने जा रहे हैं। तो टेट्राहेड्रोइड को कवर करने के लिए हम तीसरी लेयर का स्फीयर छोड़ेंगे यहाँ पे, जो बिल्कुल किसको ओवरलैप करेगा, लेयर ए के स्फीयर के ऊपर प्रॉपर्ली फिट बैठेगा ऐसे। सो अगर लेयर जे ए थी जे बी थी, टेट्राहेड्रोइड को कवर करने वाली लेयर का स्फीयर वो भी ए को ही बिलोंग करेगा, लाइक ए की तरह होगा। तो वो हो गया ए फिर बी फिर ए फिर बी एंड सो ऑन। इस तरीके की पैकिंग को हम बोलते हैं HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और इसमें हम एग्जांपल लेने वाले हैं कौन सी, दैट इज यू कैन टेक बेरिलियम, यू कैन टेक मैग्नीशियम, यू कैन टेक द थर्ड, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, बेरिलियम मैग्नीशियम और बड़ी सारी एग्जांपल हैं जो क्या करती है, क्रिस्टलाइज करते हैं इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और अगर हम थर्ड बात तो दूसरा तरीका देख लें, सेकंड चॉइस देख लें। कौन सी सेकंड चॉइस, हमने पहले किसको कवर किया, टेट्राहेड्रो को कवर किया, तो वो लेयर ए की तरह दिखी आपको। अब हमने चॉइस बनाई कि हम ऑक्टाहेड्रोइड को कवर करेंगे। ऑक्टाहेड्रोइड कौन सा आ गया, ये वाला ऑक्टाहेड्रोइड है। अगर मैं इसके ऊपर से फिर छोड़ता हूं ऐसे करके, तो वो ना तो ए की तरह है, ना वो ए को कवर कर रहा है, ना वो बी को कवर कर रहा है, वो एक नई लेयर बन रही है। तो पहली लेयर ए थी, दूसरी बी, फिर सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी एंड सो ऑन। इस तरीके की पैकिंग को हम बोलते हैं CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब क्यूबिक क्लोज पैकिंग में हम एग्जांपल ले लें तो आयरन हो सकता है, यहाँ पे कॉपर हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, सो मेनी एग्जांपल्स आते हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन है कि जो हमने 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग पढ़ी वो 2 तरह की बनी, एक HCP और एक CCP। AB टाइप को हम HCP क्यों बोलते हैं, ABC टाइप को हम CCP क्यों बोलते हैं। अब थोड़ी देर में हम इसी को देखते हैं कि क्या कारण है कि AB को हम HCP का नाम दे रहे हैं और ABC को हम CCP का नाम दे रहे हैं, इसका कारण बोलते हैं। तो देखिए अभी जो हमारे पास ये A B A फिर B फिर A ऐसे चलेगी।
इसकी सिमेट्री है, अगर ये 2 पॉइंट ले लें यहाँ पे हम, दिस वन, दिस स्फीयर, दिस पार्टिकल, दिस वन स्फीयर, दिस वन पार्टिकल, एंड ऐसे अगर ये शेप बनाएंगे तो ये एक हेक्सागन बन रही है, बीच में ट्रायंगुलर शेप बन रही है और ये हेक्सागन शेप बन रही है, और सबको कनेक्ट किया हुआ एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आ गई। सो ए बी टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग को हम क्या बोलते हैं, HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और अगर दूसरी साइड चले तो ये लेयर मान लो, दिस इज स्फीयर ऑफ लेयर ए, दिस इज लेयर बी, दिस इज अनदर लेयर सी, जो हमने पहले सीखी, वो सी क्यों कही, उसको हमने सी क्यों कहा था, हमने पहले सीखा, फिर ये ए, तो ए बी सी ए। तो इसको अगर हम थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली देखें तो ये पॉइंट ये आ गया, दिस वन स्फीयर इज दिस वन पार्टिकल, दिस वन स्फीयर इज दिस वन पार्टिकल, ये दो स्फीयर ये दो पार्टिकल आ गए, ये तीन स्फीयर ये तीन पार्टिकल आ गए, एंड सो ऑन, ये वाले पॉइंट भी यहाँ पे आ गए। तो कुछ ऐसी शेप हमें मिलती है, और इसको अगर हम थोड़ा सा क्या करें, मूव करें, ओरिएंट करें, तो ये आपको एक स्टेबल ज्योमेट्रिक शेप मिलती है जिसका नाम है क्यूबिक। सो दिस इज ए बी सी टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग, आल्सो नोन एज क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इन दोनों पैकिंग में हमने देखा ये दोनों पैकिंग काफी एफिशिएंट है, एटम्स काफी पास पास रहते हैं, फिर भी बड़े सारे वॉइड बनते हैं, ट्रायंगुलर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, मतलब 100% जो है वो हमारी स्पेस जो थी वो ऑक्युपाइड नहीं होती। तो फिर मैक्सिमम स्पेस जो HCP या CCP में ऑक्युपाई होती है वो है 74%, जिसे हम थोड़े दिनों के बाद प्रूव करेंगे, मैथमेटिकली सिखाएंगे कि 74% पैकिंग एफिशिएंसी कैसे आएगी। ये थी हमारी डिस्कशन अबाउट दी क्लोज पैकिंग। अगला हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट आर वॉइड्स, व्हाट मीन बाय टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, उनके रिलेशंस, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर और उसके साथ जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल्स। इन सारी चीजों को सीखने के लिए आप बने रहें मेरे साथ मेरे RD केमिस्ट्री चैनल पे। अगर आपको नोट्स चाहिए या कोई प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से भी आप मुझे लिख सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब चैनल पे मेरे वीडियोस देखिए और कमेंट बॉक्स में जो भी प्रॉब्लम है वहां पे शेयर कर सकते हैं। टिल देन, ओके, बाय बाय।